अस्सलाम वालेकुम जी। आज का वीलॉग जो है उसके शुरू करने से पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं। पाकिस्तान के लिए अगर कोई मुआशी मुश्किलात होती हैं तो उसके ऊपर वीलॉग बनाना जो है वो हमारा कौमी फ़र्ज़ है, ताकि हुकूमत की इसके ऊपर तवज्जो दिलाई जा सके। कुछ यूथिया जोहला समझते हैं कि हम इसके ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं करते। जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि जो आने वाली मसाइल होते हैं उनकी निशानदेही करे और हुकूमत वक्त की तवज्जो दिलाए। दुनिया भर के अंदर सहाफ़त का काम ही यही है। और अगर आप जर्नलिस्ट को मारने को दौड़ेंगे तो आपकी ये तवज्जो दिलाने वाला कोई नहीं होगा, या कम से कम इस मुल्क में नहीं रहेगा। तो फिर बाहर के लोग तवज्जो दिलाएंगे और वो साथ में अपने डिज़ाइन भी पूरे करेंगे, उनके अपने मफादात। ठीक हो गया ना। आपने पाकिस्तान के अंदर लोगों का छपना नामुमकिन बना दिया है, तो अब वो इंडिया में छप रहे हैं। ठीक है, तो इंडियंस उनको अपने डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप उन्हें पाकिस्तान में ही छपने दें। आपने कुछ लोगों को पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई है, वो इंटरनेशनल मीडिया पे आना शुरू हो गए, तो आप उन्हें पाकिस्तानी मीडिया में रहने देते हैं। ठीक है, इतने तो आपने एंकर भर्ती कर लिए हुए, सारे रिश्तेदार तो एंकर भर्ती करवा दिए हैं आपने। जेड़ा एंकर फड़ो जनाब, भाईजान उधर होंगे ने, हैं भाईजान उत्थे होंगे, कज़न वहाँ पे होता है, साला वहाँ पे होता है, बहनोई वहाँ पे होता है। इस तरह के ही सारे निकलते हैं। ये जो नए जितने भी आए हैं ना 2010 के बाद की जो नस्ल आई है पूरी न्यूज़कास्टर और एंकरों की, सबकी यही लिंक्स हैं। उसके अलावा बाकी जितने थे वो किक आउट हो गए। इसके ऊपर फिर अलग से वीलॉग करेंगे। लेकिन भाईजान ये तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है, इसको आप जो है वो एंटी स्टेट ना कहा करें। आपकी मेहरबानी है, आपको एक ही बात रटा दी गई है। ठीक है, फिच ने रिपोर्ट जारी की है। अब शुरू करते हैं वीलॉग। फिच ने रिपोर्ट जारी की है जी। फिच एक आलमी इदारा है जो कि रेटिंग जारी करता है, कंट्री रिपोर्ट जारी करता है, और जितने कि उसको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, डाटा अवेलेबल होता है ऑनलाइन, उसका लेके प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है, और ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस को हमारी इकॉनमी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। फिच कहता है जी कि अच्छा, फिच ने रिपोर्ट जारी की, हम उस पर हमने कहा कि चलें एक ही अदारा है ना। अब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी। अब इसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर रह गए और या मूडीज़ रह गया। यानी 4 अदारों की रिपोर्ट मैटर करती है, 2 की आ गई है, और 2 की रिपोर्ट को अच्छी नहीं आई, और वो आपको 4 वार्न कर रहे हैं, पहले वार्निंग दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जी? वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला की तरसीलात के हवाले से मुश्किल दिन आ रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजूहात क्या बताते हैं? वो कहते हैं जी पाकिस्तान का जो मेजर डायस्पोरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो तो यूएई में। ठीक हो गया, और वहाँ से ज़्यादा पैसे आते हैं। ये जो है ना यूरोप में बैठे हुए एक्सपर्ट्स, अमेरिका कनाडा के अंदर, ये वो हैं जिन्होंने नेशनलिटियाँ वहाँ की ली हुई हैं और चाहते हैं हुक्मरानी कर दे वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देख लेना, मुशर्रफ आया तो वो अमेरिका से एक डॉक्टर को उठा के ले आया, वो जाली डॉक्टर जो था। ठीक है, वो यहाँ पे आया, फुल टाइम उसने याशी कुट्टी। उस हरामखोर का नाम सुना जैसे ही वो क्रिकेट बोर्ड से हटा है ना, वो कभी क्रिकेटर था ना कुछ था, यहाँ पे आया, हराम टोपी की और वो गया। उसके बाद आपने कभी उसका नाम नहीं सुना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। आजकल एक और भी गुमनाम शख्स जो है ऑस्ट्रेलिया से उठा के ले आए इमरान खान साहब, और उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। अब खैर इसके होते हुए भी हमने इसका नाम नहीं सुना, लेकिन जब ये चला जाएगा यहाँ से हराम तोपी करके, खा के, हराम लूट मार करके, अदारे तबाह करके, आप फिर कभी इसका नाम नहीं सुनेंगे। ये हमेशा मार्शल लॉ के दौर में होता है जी। इस तरह के गुमनाम लोग लाए जाते हैं जो वारदात डालते हैं। ठीक है, और अपने लाने वालों को खुश करते हैं। ठीक है, मैं तुसी मेरे बनाओ, अगर आप मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज खाएंगे तो मुझे तो खुशी होगी ना। आप पे क्या गुजरती है मुझे तो नहीं पता। आप हो सकता है मोहब्बत में मुझे कहें कि जी पिज़्ज़ा बहुत खूबसूरत मज़ेदार था, अंदर से आप गालियां दे रहे हो, लेकिन खुश तो मैं हूँगा ना जी कि मेरे खाने की तारीफ हो। इसलिए खैर ये जो है ये एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक कहता है जी ज़र मुबादला के हवाले से मुश्किल दिन आ रहे हैं। और मुश्किल दिन क्यों आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मेजोरिटी डायस्पोरा जो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में, जो हुकूमत करने नहीं आते, जो हरामखोरी करने नहीं आते, जो पैसे भेजते हैं, वो बैठे हैं गल्फ के पेनिनसुला के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर। और चूंकि ऑयल की प्राइसेस आगे इतनी नहीं बढ़ रही कि जिसके बायस जो हैं अरब जो हैं उनकी तनख्वाहें, उनको तनख्वाहें दें या तनख्वाहें मेंटेन करें। बहुत सारी नौकरियां वहाँ पे पाकिस्तानियों की ख़त्म हो जानी है। पाकिस्तानियों की क्या, ओवरऑल तमाम फॉरनर्स की ख़त्म हो रही हैं, तो उनकी भी ख़त्म होगी, तो वहाँ से जो ज़र मुबादला की आमद है उसमें कमी वाक़ होगी।
और अगर वहाँ से कमी वाक़या होती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिन होंगे। अब ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिन उस वक्त आ रहे हैं जिसका मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जिस वक्त पाकिस्तान ने लंदन क्लब, पेरिस क्लब से जो पैसे उधार दे रखे हैं और जिनकी वापसी के अंदर ब्रेक आ गया था। इसके अलावा हमने अमेरिका से भी वो मुख्तलिफ इमदादें आई हैं ना, जिसकी 30 साल बाद अदायगी ड्यू होती है, तो ये 30 साल बाद वाली अदायगी जो है ये ड्यू हो गई हुई है, तो उसको कोरोना की वजह से रोका गया था। नवंबर के लिए तक के लिए ये वाली 2 तरफा अदायगियाँ रुकी हुई हैं और IMF ने अपना प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है सस्पेंड, वो फरवरी 2021 तक किया हुआ। इसी तरह अब अगर फरवरी 2021 को IMF की कंडीशनैलिटी से मिलना है, आपने मीट करना है जाके, तो एक मिनी बजट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है, जैसे मुझे ये कैमरा नजर आ रहा है उसे मुझे मिनी बजट नजर आ रहा है। और उस मिनी बजट की डिटेल थोड़ी सी है मेरे पास। 30% बिजली की कीमत बढ़ानी होगी अप फ्रंट, और गैस के अंदर भी कोई इतना ही इजाफा करना होगा, मेरे ख्याल 35 से 40%, उसका भी इजाफा उसके टैरिफ में भी करना पड़ेगा। तो पहले वाली तब्दीली जो है आपके वो नहीं हुई होगी अभी हजम, आपको नई तब्दीली जो है वो फराहम की जाएगी। तो अगर मिनी बजट आना है, और मिनी बजट आ रहा है, और मिनी बजट इसलिए आ रहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो फरवरी 2021 में बहाल हो रहा है। अच्छा, इस सूरत के अंदर के जब पाकिस्तान को अदायगियाँ शुरू करनी है और पाकिस्तान को वो जो है वो पैसे आना बंद हो गए हैं, तो सवाल पैदा होता है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनके पास तो ABC सारे होते हैं ना। अब देखें ना, 2014 वाला धरना नाकाम हुआ तो हमारे पास B था ना जी, प्लान B था, जिसके तहत फिर हमने जा मारा ना उसको, ठीक है, नवाज शरीफ को। तो यहाँ पे भी कोई प्लान B तो होगा। तो प्लान B क्या था, मैं आपको उसका थोड़ा सा बता दूं। प्लान B ये था कि सबसे पहले था, मैंने नोट्स लिया हुआ, हाँ, प्लान B ये था कि समुद्र में से गैस निकल आएगी। प्लान B था, गैस तो लीक हो गई। और आपको पता है कि अगर कहीं पे बैठे हुए महफिल में गैस लीक हो जाए तो बंदे का क्या हाल होता है, वही हाल हुकूमत का हुआ। वो मान नहीं रही, वो मुख्तारिया मान ही नहीं हुकूमत, लेकिन हाल वही हो रहा है। अच्छा, गैस निकल आई जी, गैस लीक हो गई जी, क्या करें, कराची के पास थी वो, हमने बथेरे ऊपर उसके गुब्बारे चढ़ाए, नहीं गैस पकड़ सके। उसके बाद जनाब वैसे 2-3 जगहों पे KPK में से गैस निकली भी है, बहुत बड़ी मिकदार नहीं है लेकिन निकली है। उसको पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होने में 3 से 6 साल का अरसा चाहिए। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ उस इलाके को नेशनल ग्रिड के अंदर जोड़ा जाएगा और फिर वो सप्लाई हो सकेगी, फिर ही उसका बेनिफिट मिलेगा ना। और अगर गैस कराची से निकल भी आती तो अब तक उसका बेनिफिट कोई नहीं मिलना था कौम को, लेकिन एक मोरल बूस्टर होता। उसके बाद ये दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि हम अमेरिका जो है उसके लिए अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं, डर्टी गेम कर रहे हैं, और हमने मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना वहाँ। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने हाथ में पकड़ ली छड़ी FATF की। हमने FATF में से निकल जाना था, ठीक है, क्योंकि मलेशिया ने, तुर्की ने, चाइना ने हमारे हक में वोट दे दिया था। चौथा वोट हमारा सऊदी अरब का था, हम FATF के ग्रे लिस्ट में से बाहर थे। अमेरिका ने दबाव डाल के सऊदी अरब को इस बात के ऊपर राजी किया कि आप पाकिस्तान के हक में वोट ना दें। यहां पे सऊदी अरब को गालियां निकालने वाले जो है ना बदबख्त दरीदा दहन जो है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने इंडिया के मोहब्बत में ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं, अमेरिका ने बाकायदा प्रेशर डाला। हम सोए हुए थे, हमें जाके तो हमने इतनी भी हमें वो नहीं थी, सेंस नहीं थी कि वोटिंग वाले दिन ही हम जाके सऊदी मंदूब को पूछ लेते कि पायन ठीक है ना, कहम हो ना अपनी जगह पे। उस रात को हमें लॉबिंग करनी चाहिए थी, नहीं की हमने। सऊदी अरब तो अपना ऐन वक्त पे देखा तो सऊदी अरब ने वोट ही नहीं दिया और हम ग्रे के ग्रे मिलाए, ठीक हो गया। अमेरिका ने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रे लिस्ट का डंडा, ब्लैक लिस्ट का डंडा FATF का, और कहा कि चलो पैसे भी कोई नहीं लबने, चलो काम करो ना। और हम आगे से ये बात कर ही नहीं रहे। हमारी तरफ से जो क़यादत मिलती है, और एलिस वेल्स जो हैं, एलिस इन वंडरलैंड वाली अमेरिका की जो स्पेशल नुमाइंदा है बराए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो कहती हैं जी कि उनकी जो है वो, मैं देख रहा था उनका, मैं क्या कहूँ, एलिस ने कहा है सर, मेरी पाकिस्तान के फौजी काम से बात हुई है और उनका एक ही कंसर्न है कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो।
अच्छा जी सर, वो इकनॉमी का हमारा सबसे बड़ा इशू है। आप और उसने कहा कि हमने पाकिस्तान की इमदाद इसलिए रोकी हुई है कि पाकिस्तान का रवैया दुरुस्त नहीं है, वो डबल गेम कर रहा है। ठीक है, साथ में वो ये भी कहती है, और जब हम महसूस करेंगे कि उसका रवैया ठीक हो गया तो इमदाद बहाल कर देंगे। ताहल हमें अभी नहीं लगता कि उसका रवैया ठीक हुआ है। आपने पूरे मुज़ाकरात फैसिलिटेट कर दिए, ठीक है, मियाँ बीवी को अंदर कमरे में पहुंचा के अब आप फारग हो गए। ठीक है, अब जो कुछ करना है वो अशरफ गनी ने और मुल्ला बरादर ने करना है, आप बाहर निकल आए हैं तो लिया कीजिए FATF का डंडा। ठीक है, वो भी ब्लैक लिस्ट में जाने का। एक दूसरा ये प्लान भी बता रहा हूं आपको कि जनाब उधर से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अपना इसके अलावा कि हम जो है वो चीन को भी चोएंगे। अब चीन को चोएंगे, CPEC चल पड़ेगा। CPEC के ऊपर हमने बंदा बिठा दिया मैं उससे कहूँगा तो गद्दार करार पा जाऊँगा, 2 साल के लिए अंदर हो जाऊँगा, या 5 लाख के लिए जुर्माना पड़ जाएगा। मेरे पास 5,000 नहीं है, मैं 5 लाख जुर्माना कहाँ से दूंगा? तो लिहाजा मैं तो नहीं कहता कि FATF CPEC तो हमने लिटरली 2 साल से बंद किया हुआ था। अब हमने जब बहाल करने का ऐलान किया तो अब वो नहीं मान रहा। ठीक है, वो हज़रत बहलोल वाला वाक़या है ना कि वो आप बैठे हुए थे मस्जिद के बाहर और किसने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। तो कहा कि फिर क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह तो मानता है, ठीक है, बंदा नहीं मानता, यानी मस्जिद में नहीं आता इबादत करने के लिए। तो कुछ अरसे के बाद जो है वो वही साहब जो थे उन्होंने देखा वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ, बहलोल साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। उन्होंने कहा तो फिर क्या बना? उसने कहा बंदा तो अब मानता है, अल्लाह नहीं मानता। ठीक, तो अब कौन मानता है और कौन नहीं मानता? पायन, आपने इतना बड़ा जो इवेंट है, इवेंट ऑफ द सेंचुरी जिसे कहा गया, वो अफगान मुज़ाकरात आपने वो फैसिलिटेट किया। इकॉनमी का जिक्र ही नहीं किया। इकॉनमी दसो तो सही कि असी कीता से जिक्र है, एलस झूठ बोलन रही है। कम से कम ये तो बताएं ना कि एलस झूठ कहती है, हमने तो जिक्र किया था। वो तो कहते हैं कि जी आपका कंसर्न यही है कि उधर से टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो। वो टेररिस्ट एक्टिविटी क्या है? वो तो आप तालिबान से भी बनवा सकते हैं। ठीक है ना, कि जनाब जरा ये हमारा बॉर्डर क्लियर कर दें। तो खैर ये था जी, मतलब कि इस वक्त सूरत हाल। एक साहब जो हैं वो बाज को वो भी चला रहे हैं, और FATF तो नहीं चला सकते वो, सॉरी CPEC तो नहीं चला सकते, और अगली पार्टी भी तो राज़ी हो ना। तीसरी बात ये है कि आखिर में जो फिच की रिपोर्ट के हवाले से, सॉरी एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के हवाले से, हमारा टोटल रिलायंस जो है इस वक्त वो चाइना के ऊपर है। और चाइनीज जब पैसे देते हैं तो वो आप समझें, मैं पंजाबी ज़बान में या लोकल ज़बान में कहूँ, सफ़ेद कागज़ों पे दस्तखत कराते हैं। जिस तरह किसी ज़माने में अब भी इंडिया के अंदर प्राइवेट लैंडिंग है ना, तो सफ़ेद कागज़ों पे बनिया दस्तखत नहीं करवा लिया करता था। इस तरह चाइनीज़ जो हैं वो बहुत डिटेल में जाते हैं, एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ लिखते हैं और उसके ऊपर फिर आपके दस्तखत करवाते हैं। ये जो आपका ख्याल है कि जो $1 अरब हमने पकड़ के चाइना को दिया, सऊदीया को दिया, और $1 अरब अपने यहाँ रखने से अप्रूवल दी है, तो 5-6 माह लगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अमरीकियों के पास लिखे लिखाए डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, वो बस नाम और पता बदलते हैं उसके ऊपर, बाकी सोरा कुछ ठल ठा, ठीक है, और वो देते रहे हैं, हम लेते रहे हैं, नवैया मोहब्बता ने। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो एक एक चीज़ पढ़ते हैं, बैठ के डिस्कस भी करना चाहते हैं हमारे साथ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर लिखवाते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, अमेरिकन यूरोपियन इतनी डिटेल में नहीं जाते, उनके पास पुरानी दौलतें हैं ना, इनसे तो नवी आई है तो इन्होंने देने लगे हॉल पे अंदर। हाँ जी, इनका देते हुए दिल बैठता है। ये है जी, एशियाई तरक्याती बैंक जो है को अच्छे इकोनॉमिक फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। हुकूमत को अपने मैयर्स जो हैं दीगर प्लान C और D भी ओपन करने चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइस आ जाती है उनकी तरफ से कॉल कि वो जनाब पैसों की अदायगी वैसे बहाल करें, तो हमारे पास पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, और अगर हम इन ज़र मुबादला के ज़खायर को मज़ीद स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे तो GDP कोलैप्स कर देगी। ठीक है ना, ट्रेड बैलेंस हमसे पहले नहीं संभल रहा। हमारे हर बच्चे को हर हफ्ते नए मोबाइल के मॉडल की ज़रूरत होती है,
$2-2.5 अरब के तो हम मोबाइल इंपोर्ट करी जा रहे हैं। यार है अपना चाइना, यार उसे कहें यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा ले छोटी सी, ठीक है ना, ये $2-2.5 अरब तो बचे ना हमारे। खैर ये कुछ गुजारिशात थी माशी हवाले से, मैंने कहा रिपोर्ट आई है आपको अपडेट कर दिया जाए। हमारे वीलॉग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी होती है उसके अंदर हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसके अंदर हमारा पेपॉल का भी एड्रेस है, उसके अंदर हमारा जैज़ कैश का भी एड्रेस है। तो ये तमाम एड्रेसेस हैं आपके लिए। नजर मार लिया करें यार कभी कभी उधर भी। तो यहाँ पे ज़्यादा गालियाँ देनी हो इंडियंस को गुजारिश है, ज़्यादा बकवासियात फरमानी हो तो ईमेल कर दिया करें, पढ़ लूँगा मैं। यहाँ पे मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी इन बकवासियात के नतीजे के अंदर मैं इंडिया का एजेंट डिक्लेयर हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से, आपकी मेहरबानी है। आप इस पर फीडबैक कम करें, ना दिया करें, पॉजिटिव भी ना दिया करें, फिर तुम्हें वाकई कंफर्म हो जाता, और नेगेटिव भी ना दिया करें। वो कहते हैं ये ड्रामा कर रहा, एंटी स्टेट है, मैं एंटी स्टेट है। आज मैं फिर किसी से सुन के आया, तो इसलिए आपकी मेहरबानी है आप इसके नीचे फीडबैक ना दिया करें। फ्री कंटेंट है, एंजॉय करें इसको, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके अपने वहाँ पे इस्तेमाल भी करते हैं, करें, ठीक है। जिस दिन हमें बंद कराना होगा हम करवा लेंगे, लेकिन फीडबैक ना दीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।